बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 32 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 32 का नाम है टेलीविजन्स न्यू डायमेंशंस इन मास कम्युनिकेशंस। अब टेलीविजन्स का बहुत मज़े से आपको इंट्रोडक्शन जो है दिया जा रहा है लेसन नंबर 32 से, और ये न जाने अब कब तक ये चलेगा। शुरू में हमने प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ के हम थक गए थे। अब लेसन नंबर 32 से टेलीविजन्स का आगाज़ किया जा रहा है। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली अब तो कर दे साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप स्टूडेंट्स। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है द स्टार्टेड के टेलीविजन से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फोटोग्राफी की इमेजेस को ना कैप्चर किया जाता है और इन्हें ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर सिग्नल को ना डिकोडिंग रिसीवर्स तक भेजा जाता है। और ये ट्रांसमिशन से ट्रेडिशनल तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए होती है जो रेडियो की तरह काम करती है। सेकंड, इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जो टेक्निकल डेवलपमेंट हमारे लाइफ में ना बहुत प्रोमिनेंट है ना, इनमें ना टेलीविजन्स का नाम सबसे ऊपर है। डेवलप्ड दुनिया में ना एक एवरेज हाउस होल्ड दिन में ना 7 घंटे टेलीविजन से देखते हैं, जो ये बताता है कि न्यूज़, स्पोर्ट, एजुकेशनल कंटेंट और एडवर्टाइजर्स को टेलीविजन से कितनी ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशंस के लिए। और आजकल अब मोबाइल इस्तेमाल होते हैं, यूट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप अपनी डिजिटल वेलबींग को देख लें मोबाइल में, आपको पता चल जाएगा कि आपने ज़्यादातर स्क्रीन टाइम किन किन ऐप्स में यूज़ किया है। तो ये जो है ना लाजमी तौर पर आप देखा कि नहीं, हम ज़्यादातर व्हाट्सएप या यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक, ये मोस्टली ऐप्स यूज़ होते हैं, या इंस्टाग्राम भी यूज़ होते हैं ओवरऑल। अब ये लास्ट वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि टेलीविजन्स जो मतलब कि टेलीविजन्स जो है ना हमारे घर तक ना पिक्चर्स और साउंड भेजते हैं। वो एक ना इमेज और साउंड रिसीवर है। ये एक ना ब्रॉडकास्ट सिस्टम से का एक एंड पॉइंट है जो एक टेलीविजन से कैमरा या ट्रांसमीटर से ना स्टार्ट होता है। और इसके लिए ना ट्रांसमीटर्स का कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो ग्राउंड बेस्ड टावर्स, केबल्स और सैटेलाइट्स का ना यूज़ करके ना ओरिजिनल पिक्चर्स में हमारे लिविंग रूम्स तक जो है वो पहुंचती है। और मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में, छोटे से 3 लाइनों के पैराग्राफ में, आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि टीवी का आना एक धमाके की तरह था, क्योंकि ना रेडियो की इन्वेंशंस के बाद इतनी जल्दी टेलीविजन्स आ गया था। लोगों को अभी तक रेडियो का सरप्राइज़ ही था, मतलब कि हैरानगी थी कि अब रेडियो आ गया, लेकिन जैसे ही टीवी आ गया तो मज़ीद जो थे वो लोग और ज़्यादा हैरान हो गए कि एक इंसान को देखा जा सकता है वर्चुअली तौर पर। और कुछ ही सालों में ना इनके पास एक ऐसी डिवाइस भी आ गई थी जो साउंड के साथ साथ इमेजेस भी दिखाती थी, और ये बहुत मज़ेदार भी था। और वो क्या था? टीवी था सोर्स। अब तो एलईडी आ गई है, एलसीडी आ गई है, और वर्चुअल भी आ गया हुआ है, वर्चुअल डिवाइस। हाउ इट स्टार्टेड, ये किस तरह से स्टार्ट हुई थी? 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी मशहूर हो चुका था, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च और डेवलपमेंट वॉइस ट्रांसमिशन तक ना लिमिटेड थी। रेडियो ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर हिस्सों में ना एक वक्त पे शुरू हो गई थी, सिर्फ कुछ सालों का फ़र्क था। मार्कोनी का नाम रेडियो का इन्वेंटर के रूप में जो है वह जाना जाता है, रेडियो के इन्वेंटर की शक्ल में जाना जाता है कि रेडियो किसने इन्वेंट किया था? मार्कोनी ने किया था। ओके। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है टेलीविजन्स की इन्वेंशंस के हवाले से मज़ीद। तो टेलीविजन्स का इन्वेंटर जॉन लोगी बेयर्ड था, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
जॉन लोगी बेयर्ड टेलीविजन का इन्वेंटर था, जो स्कॉटलैंड का था, लेकिन टेलीविजन से का इन्वेंशन से कई सारे साइंटिस्ट के काम के रिजल्ट थे। टेलीविजन का डेवलपमेंट कई सालों तक कई कल्चर्स में और कई काफ़ी साइंस की फील्ड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के ज़रिए हुआ है। टेलीविजन का इन्वेंशन एक ना ऐसा प्रोसेस था जिसमें ना कई लोगों का काम शामिल था, ना कि सिर्फ एक इंसान का काम था। ओके, अर्ली डिस्कवरीज में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि सेलेनियम जैसे केमिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनका जो डिस्कवरी जो थी वो टीवी के इन्वेंशंस के जरिए के लिए काफ़ी ज़रूरी था। बैरोन ऑन्स बेरेजलियस जो स्वीडन से थे, इन्होंने ना 1870 में ना सिलेनियम्स का आइसोलेट किया था। एग्जाम पार्टिवेस इंपॉर्टेंट है। फिर लुइस में जो ग्रेट ब्रिटेन से थे, इन्होंने 1873 में ना ये डिस्कवर किया था कि सिलेनियम एक ना अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सिर्फ विलियम क्रोकर्स ने ना 1878 में ना कैट हुड रे ट्यूब का इन्वेंशन किया था। इन डिस्कवरीज का टीवी के कॉमन यूज़ में ना आना बहुत जो था वो साल लगे थे कि टीवी में किस तरह से ये कॉमन यूज़ होने लगे, इनमें भी साल लग गए थे। ओके और इस वाले पैराग्राफ में आपको पॉल निपक्यू के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि पॉल निपक्यू जो कि जर्मनी से था ना, इसने ना 1884 में ना पहले जो था वो क्रूड टेलीविजन्स बनाया था। पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पहला जो टेलीविजन कब बना था, 1884 में बना था। और किस टाइप का टेलीविजन था, वो क्रूड टेलीविजन था। ठीक है, इसका मैकेनिकल सिस्टम से एक स्कैनिंग डिस्क यूज़ करता था जिसमें ना छोटी छोटी होल्स होती थी जो इमेज के फ्रेगमेंट्स को ना पिक करती है और इन्हें ना लाइट सेंसिटिव सेलेनियम ट्यूब पर ना प्रिंट करती है। फिर रिसीवर्स और फ्रेगमेंट्स को ना जोड़ कर ना इमेज को दोबारा बनाती थी। और 1888 में ना डब्ल्यू हॉल वेस्ट ने ना फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स को कैमरास में ना अप्लाई किया था। और बोरिस रोजिंग मतलब कि जो रशिया में रहने वाले थे, और कैम्पबेल स्विंटन ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाले थे, इन्होंने ना 1907 में ना कैथोड रेस को ना यूज़ करके इमेज को रिसीवर तक असेंबल करने का जो तरीका दिखाया था। लास्ट पैराग्राफ में आपको लोजी बर्ड के बारे में बताया गया या लोगी बर्ड के बारे में बताया गया। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि लोगी बर्ड ने अपने तरीके से ना टेलीवाइज्ड इमेजेस के डेवलपमेंट्स पर ना काफ़ी काम किया था। और लेकिन 1924 में ना इसने पहली बार अपने मैकेनिकली स्कैन टेलीविज़न सिस्टम्स को ना डेमोन्स्ट्रेट किया था जिसमें ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइन दिखाया गया था। अगले साल मतलब कि 1927 में इसने ना एक डमी का हेड शो किया था, सिर्फ आउटलाइन नहीं बल्कि ना एक रियल इमेज के शक्ल में। टीवी चेंजेस सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में ओवरऑल के टेलीविजन ने काफ़ी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक चेंजेस लाई थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को ना ग्लोबल बना रही थी, क्योंकि ना ये विजुअल कम्युनिकेशंस का हर एलिमेंट्स को ना फुली एक्सप्लॉइट करती थी, मतलब ये कि जाहिर करती थी। इस चीज़ पर आगे आने वाले लेक्चर्स में ना हम ज़्यादा बात करेंगे इस कि किस तरह से ज़्यादा वाजिया करती थी कम्युनिकेशंस के हर एक एलिमेंट्स को टेलीविजन्स। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो टेलीविजन्स में ही होंगे, तो इसलिए उस पर कहा है कि हम बात करेंगे। इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में यही बताया गया है। आगे बताया गया इस वाले पैराग्राफ में कि 1935 में या 1935 तक ना मैकेनिकल सिस्टम्स जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस से ट्रांसमिट करता था, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स से ना रिप्लेस कर दिया गया था। और ये मेथड्स हॉरिजॉन्टल्स बैंड्स को ना 30 फ्रेम्स पर सेकंड्स पर जनरेट करता था। एग्जाम प्रीवियस इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बायर्स क्या ना जवर्किन जो एक रशियन इमिग्रांट्स था, इसने ना कैथोड ट्यूब पर ना बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ट्यूब पेटेंट किए थे। पिलू टी फ्रांसवर्थ और एलन बी डोमोंट जो अमेरिका से थे,
इन्होंने पिकअप ट्यूब डेवलप की थी और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पिकअप ट्यूब किसने डेवलप की थी, और ये एलन बी डोमोंट जो अमेरिका से थे। 1939 तक ना होम टेलीविजन से रिसीवर्स जो था वो बना दिया गया था। ओके, फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू कलर्स, ब्लैक एंड वाइट से हम कलर टेलीविजन्स में किस तरह से शिफ्ट हुए हैं इसमें आपको स्टूडेंट्स को बताया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, मतलब ये कि CBS ने ना कलर टीवी का डेवलपमेंट से शुरू किया था और RCA के साथ मिलकर ना कलर टेलीविजन्स को परफेक्ट करना शुरू किया था। पहले मैकेनिकल मेथड्स के साथ और फिर जितने भी थे इलेक्ट्रॉनिक कलर सिस्टम डेवलप हुए थे। 1940 तक कई राइवल्स ब्रॉडकास्ट आए थे, लेकिन वर्ल्ड वार 2 और कोरियन वार की वजह से ना प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो गई थी। पहला जो CBS से कलर ब्रॉडकास्ट जो था, मतलब कि कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो था, वो 25 जून 1951 को हुआ था, जिसमें ED सल्वियन और नेटवर्क का दूसरा स्टार्स भी दिखाया गया था। इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कमर्शियल कलर टेलीविजन्स के हवाले से। तो मतलब ये कि कलर टेलीविजन्स बहुत ज़्यादा किस तरह से कॉमन हो गया था कमर्शियली तौर पर। तो कमर्शियल कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हो गया था और दिसंबर 1954 में RCA ने अपना 21 कलर टीवी इंट्रोड्यूस किया था। हिस्ट्री बुक्स में ये कहा गया है कि 5,000 यूनिट्स सोल्ड हुए थे। मतलब ये कि ये जो RCA जो टीवी था, जो कलर टेलीविजन्स था, कमर्शियली तौर पर बेचा जाने लगा। तो हिस्ट्री में आता है कि इसने 5,000 यूनिट्स बेचे थे कलर टेलीविजन्स को लेकर। लेकिन कलेक्टर्स का मानना है कि असल में ना जो यूनिट्स बेचे गए हैं ना वो कम थे। और इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है 1950 से लेकर 1959 के दरमियान क्या क्या हुआ था टेलीविज़न को लेकर। तो 1950 से लेकर 1959 के दौरान ना टेलीविज़न के लिए ना काफ़ी एक्साइटिंग जो था, काफ़ी एक्साइटिंग था। जाहिर सी बात है कि 10 सालों के अंदर प्रोग्रेस में मज़ीद इजाफा हो रहा था टेलीविज़न की तरक्की में। तो USA में B&W टेलीविज़न का ना बूम आया था। और फिर मिड डिकेड में ना इलेक्ट्रॉनिक कलर टेलीविजन्स और रिमोट कंट्रोल्स का लॉन्च हुआ था और डिकेड के एंड तक स्टाइलिंग चेंजेस और ट्रांसिस्टोराइज्ड टेलीविजन्स की इंट्रोड्यूस हुई थी। वर्ल्ड वार 2, इसमें आपको बताया गया कि जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, मतलब ये कि जंग अजीम दोइम शुरू हुई थी, तो इसने TV ट्रांसमिशंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स को ना कुछ हद तक ना रोक दिया था। उस वक्त जो ब्लैक एंड वाइट TV ट्रांसमिशंस चल रही थी ना, इनका स्केल भी अभी भी लिमिटेड था, मगर फिर भी ना लोग TV देखना पसंद करते थे। वर्ल्ड वार के दौरान TV पर दिखाया जाने वाले वार के सीन्स ने लोगों को ना बहुत जो था वो मुतासिर भी किया था। टीवी पे ना देख कर लोग समझ रहे थे कि कौन जीत रहा है और कौन से शहरों पर ना कब्ज़ा हो गया है। और ये वो टाइम था जब पहली बार लोगों ने ना जर्मन आर्मी के डिफीट और अलाइड फोर्सेस के मार्चिंग को ना टीवी पर देखा था। टीवी प्रोग्राम्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि टीवी प्रोग्राम का ना पैटर्न ज़्यादातर ना रेडियो प्रोग्राम से जैसा ही होता था। टीवी ट्रांसमिशंस को ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है न्यूज़, नंबर 2 पे है म्यूज़िक, नंबर 3 पे फिल्म्स, नंबर 4 पे है कॉमेडी शोज़, नंबर 5 पे है लाइव शोज़, नंबर 6 पे है स्पोर्ट्स। ओके, तो टीवी प्रोग्राम्स किस टाइप के होते हैं, एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा आप आपकी अब फिंगर ऑफ प्रिंट फिंगर्स में ना ये बैठ जाने चाहिए। ये जो नंबर 6 जो है न्यूज़, म्यूज़िक, फिल्म्स और कॉमेडी शोज़ और लाइव शोज़ और स्पोर्ट्स। फिर आपको मज़ीद इस छोटी सी लाइन में बताया गया है ओवरऑल के आज की टाइम में ना दुनिया में 3 मेन टेलीविज़न ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स के लिए कि उसको मेमोराइज़ कर ले। क्योंकि जब आप किसी भी चैनल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपसे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं।
NTSC नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी, ये सबसे पुराना स्टैंडर्ड है जो यूएसए में ना 1954 में ना डेवलप किया गया था। और इसमें ना 525 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 60 वर्टिकल लाइंस होती हैं। और स्कैम ठीक है ना, या स्कैम कह लें या स्कैम कह लें, तो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट कोलियर एविक मेमोरी, या ये फ्रांस में ना डेवलप किया गया था। ये ना फ्रांस में डेवलप किया गया था और 1967 में ना पहली बार यूज़ किया गया था। इसमें ना 625 लाइन वर्टिकल और 50 लाइन्स हॉरिजॉन्टल्स डिस्प्ले होती हैं। आगे है पाल, मतलब कि फेस अल्टरनेटिंग लाइन। इस सिस्टम को ना जर्मन इंजीनियर्स वाल्टर ब्रुच ने ना डेवलप किया था और 1963 में ना पेटेंट किया था, मतलब कि रजिस्टर्ड किया था। इस सिस्टम का ना पहला कमर्शियल यूज़ अगस्त 1967 में हुआ था। इसमें भी ना 625 अराउंड अबाउट 50 लाइन डिस्प्ले होती हैं और NTSC का अल्टरनेटिव है। इसको ना परफेक्शन एट लास्ट भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। परफेक्शन एट लास्ट किसका नाम है? पाल का नाम है। ब्रॉडकास्ट केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन ट्रांसमिशंस, इसमें आप स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले पैराग्राफ में आपको छोटे से ये तीन लाइन के पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि टीवी प्रोग्राम्स को लाइव या रिकॉर्डेड दोनों तरीक़ों से ट्रांसमिट किया जा सकता था। टीवी प्रोग्राम्स को ना रिकॉर्ड करने का स्टैंडर्ड तरीका वीडियो टाइप रिकॉर्डिंग है। इसमें ना वीडियो और साउंड्स को ना एक ही टैब पे रिकॉर्ड किया जाता था। और मज़ीद आपको जो है वो इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि जब टीवी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ना एम्पलीफाई करके इन्हें ना एक कैरियर वे को मॉड्यूलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये मॉड्यूलेट कैरियर वे इंटरनल कैरियर वे ना एंटीना तक ना भेजते हैं, मतलब कि ये कैरियर जो होता है ना वो कैरियर वे एंटीना तक भेजे जाते हैं, जहाँ से ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना कन्वर्ट होकर ना ब्रॉडकास्ट होती है। और ये वेव्स टीवी रिसीवर्स के एंटीना के थ्रू के रिसीव होते हैं। और मज़ीद आपको बताया गया कि आजकल ना ज़्यादातर लोग ना टीवी सिग्नल्स एंटीना के ज़रिए नहीं बल्कि ना केबल टीवी के ज़रिए रिसीव करते हैं। केबल टीवी की शुरुआत इसलिए हुई थी कि ये रिपीटेशंस को ना इम्प्रूव करे। एक अच्छी लोकेशंस पर एंटीना से सिग्नल रिसीव करके केबल के ज़रिए लोगों तक ना भेजा जाता है। आजकल केबल टीवी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ना ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग डिलीवरी करने में ना कैपेबल है। और अब कई केबल कंपनीज 100 से ज़्यादा चैनल्स प्रोवाइड करती हैं। अब केबल टीवी भी जो है वो बहुत आम होगी हुई है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो अब शिफ्ट होगी हुई है ये डिश एंटीनास की तरफ, ठीक है। और मज़ीद आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया गया कि पहले ट्रांसलेटिक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट 10 जुलाई 1962 को ना टेलस्टार सैटेलाइट्स के ज़रिए जो था वो किया गया था। पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पहला ट्रांसलेटिक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट कब हुआ था? 10 जुलाई 1962 को हुआ था और ये टेलस्टार्स सैटेलाइट के ज़रिए किया गया था। कुछ टीवी से व्यूवर्स स्मॉल सैटेलाइट्स डिश का यूज़ करते हैं जिससे ना वो डायरेक्टली सैटेलाइट से ना सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ज़्यादातर सैटेलाइट सिग्नल्स स्क्रैम्बल्ड होते हैं और इन्हें ना क्लियर देखने के लिए स्पेशल डिकोडर की ज़रूरत भी होती है। द फ्यूचर में फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि टीवी का फ्यूचर काफ़ी ना ब्राइट होता है। इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च अभी भी चल रही है। हाई डेफिनेशन टेलीविज़न से मतलब ये कि HD टीवी को ना जापानीज ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था और पहली बार जो था वो 1982 में 1982 में ना इसका डेमोन्स्ट्रेशंस दिया गया था। और ये सिस्टम मूवी क्वालिटी पिक्चर्स प्रोवाइड करता था जिसमें ना 1125 लाइन पिक्चर्स होती हैं और 16:19 विड्थ टू हाई रेशो वाली स्क्रीन होता है। अच्छा, ये 16 मतलब कि 16.9 एक्चुअली में ना स्क्रीन की रेशो होती है। और ये यूट्यूब में जब भी वीडियो अपलोड की जाती है वो 16.9 की रेशो होती है। और ये जो टिकटॉक की रेशो होती है वो क्या होती है, या इंस्टाग्राम की रेशो क्या होती है स्क्रीन की, मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताएं।
और एच डी टी वी के लिए ना फ्लैट स्क्रीन भी डेवलप की जा रही है जो सिंथेटिक डायमंड फिल्म से बनाई जा रही है जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करती है और ये पहले यूज़ है सिंथेटिक डायमंड्स का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। और मज़ीद आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है स्टूडेंट्स के टीवी का रिसीवर्स में ना और भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जैसे कि गोल्ड प्लेटेड जैक्स इंटरनल्स पोलैरिटी स्विचेस जो लार्ज स्क्रीन्स में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के इफेक्ट को ना कंपनसेट करती है और एसेसरीज जो स्क्रीन्स पर गूस्ट को एलिमिनेट करती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब ये कि एलसीडी का एब्रीवेशंस और एचडी टीवी का एब्रीवेशंस इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, आपको मायने पता होने चाहिए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी ना रैपिडली डेवलप हो रही है जो ट्रेडिशनल टीवी स्क्रीन्स का अल्टरनेटिव है। मज़ीद ये कि आपको इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है इसमें ओवरऑल के फ्यूचर में ना डिजिटल टेलीविजन्स ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें ना व्यूवर्स अपने कैमरास एंगल्स को ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर से बात कर सकते हैं और मूवीज़ को स्क्रीन पर मर्ज और एडिट कर सकते हैं। टू वे टीवी भी ना पॉसिबल होगा, करंट स्क्रीन को ना कन्वर्ट बॉक्सेस के थ्रू ना डिजिटल सिग्नल्स में ना कन्वर्ट किया जाएगा जो एनालॉग सिग्नल्स को ना रिप्लेस करेगा और ये डिजिटल सिग्नल से डिस्टोर्शंस काम करेगा, डिस्टोर्शंस का काम करेगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिस्टोर्शंस को कम करेगा। ठीक है, मतलब ये कि जब डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा ना फिर कन्वर्ट होने के बाद एनालॉग के सिग्नल्स को रिप्लेस कर देगा और फिर क्या होगा कि डिजिटल सिग्नल्स डिस्टोर्शंस कम हो जाएगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से ना ये सिग्नल से ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे और 6 टाइम्स ज़्यादा डाटा भी ना ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस तरह से टीवी के फ्यूचर्स में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है जो व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देगी, मतलब कि देखने वालों के लिए मज़ीद अच्छा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 32। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि क्या क्या आप स्टूडेंट से पूछा जा सकता है या क्या क्या आपके तुक्के लग सकते हैं या क्या क्या। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों के साथ इस कोर्स के इस जिस स्टूडेंट्स ने भी इस कोर्स को रखा हुआ है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से आप स्टूडेंट्स को पास करे। अच्छा, लेसन नंबर 32 में इन द स्टार्टेड टेलीविजन्स की डेफिनेशन, टेलीविज़न किसने बनाया है, टेलीविज़न किस सेंचुरी में लॉन्च हुआ या किस ईयर्स में लॉन्च हुआ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलीविज़न्स और रेडियो का जो इन्वेंटर्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये कि अर्ली डिस्कवरीज में ज़ाहिर सी बात है कि इसमें घुमा फिरा के MCQs बहुत से बनते हैं, अगर आप इसको उठा लें और इसको मेमोराइज़ कर लें तो इसमें से 5-6 क्या 15 MCQs ईजिली बन जाते हैं। लिहाजा इसको अर्ली डिस्कवरीज को ना अच्छे से ना मेमोराइज़ कर लेना आप स्टूडेंट्स। टीवी चेंजेस सम बेसिक कंसेप्ट, टीवी ने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। अब कौन कौन से थे वो आपको ना ओवरऑल इसमें बताए गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो है ट्रांसमिटिंग ब्लैक एंड वाइट इमेजेस वेयर रिप्लेस्ड कम्प्लीटली बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स दैट कुड जनरेट हंड्रेड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बैंड्स एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये जो कंसेप्ट है ना ये इसने कम्प्लीटली तौर पर ना टीवी ने चेंज कर दिया था। ओके, फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू कलर में टीवी कन्वर्ट हो गया था। और उसके बाद फिर RCA का एब्रीवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं बताया लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताएं RCA का मतलब क्या है। और CBS का एब्रीवेशंस भी इंपॉर्टेंट है। और अगर नीचे आया जाए तो उसमें 1950 से लेकर 1959 तक टेलीविज़न्स का जो पीरियड था वो किस टाइप का था, एक्साइटिंग वाला था। और क्योंकि इसलिए एक्साइटिंग वाला था कि USA में ना B&W टेलीविज़न्स एक्सप्लोर्ड हुआ था। ओके, और वर्ल्ड वार 2 के दौरान टीवी किस तरह से काम करता था या वर्ल्ड वार 2 के दौरान कौन सा टीवी इस्तेमाल किया जाता था। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान सबसे पहले जो टीवी में मतलब कि जो देखने वालों को क्या मिला था जर्मन आर्मीज़ की जो थी वो जो परेड थी आर्मी की फ्रेज अलाइड फोर्स की वो मार्चिंग दिखाई गई थी। टीवी प्रोग्राम्स में क्या क्या जो है वो फॉलोइंग कौन कौन से मैनर्स के साथ क्लासिफिकेशंस होती है टीवी प्रोग्राम्स में, तो न्यूज़, म्यूज़िक, फिल्म्स, कॉमेडी शोज़, लाइव शोज़ और स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके,
और NTSC और स्कैम और पाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं मास कम्युनिकेशंस के, उनको इन मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को ना मेमोराइज करना लाजमी है। अब आ जाते हैं ओवरऑल इसमें ना ब्रॉडकास्ट केबल्स एंड सैटेलाइट टेलीविजन ट्रांसमिशंस, इस ये इसलिए मैंने सारा हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ना एक्चुअल में ना ये थोड़ा सा मेमोराइज करना लाजमी है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग किस तरह से सैटेलाइट के थ्रू होती है टेलीविज़न की ट्रांसमिशंस के लिए। तो ये जो है ना ये कंसेप्ट अगर क्लियर कर जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा कि मास कम्युनिकेशंस में काफ़ी जो है बेसिक उसका क्लियर होगा। इसलिए मैंने ये सारा हाईलाइट कर लिया। द फ्यूचर को लेके ज़ाहिर सी बात है कि ये भी इंपॉर्टेंट था, और किस तरह से फ्यूचर में ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, देखने को मिल सकती है। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो है ना वो होस्ट या ब्रॉडकास्टिंग हम मैनिपुलेट कर सकेंगे, स्क्रीन पे कुछ दिखाना है हम कुछ दिखा सकेंगे, एक ही स्क्रीन पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स को हम मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो फ्यूचर में जो टीवी का जो सोर्स है वो इस तरह से होगा ओवरऑल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।